आईसीए के नोट्स भी हैं रे, बहुत अच्छे मतलब वो कर रखे हैं इन्होंने। हाँ मैंने देखे थे, कहाँ मैंने पे अपने है? नोट्स में ना इसमें से भी चीजें चार्ट वगैरह डाले हैं। हाँ, ये अच्छी है। यहाँ पे इसके अंदर लीज इन्होंने जैसे पूरा स्कोप पहले डिफाइन कर दिया। स्कोप के बाद रिकॉग्निशन एग्जाम्पशन की दोनों कंडीशन होनी चाहिए, लीज बाय लीज बेसिस, 12 मंथ्स। फिर इंपॉर्टेंट लो वैल्यू एसेट के केस में इन्होंने एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा और एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे। कहाँ है ये चार्ट्स वगैरह? ये आईसीए की उसकी। विजन कैप्सूल। हम्म। जैसे कॉम्प्रिहेंसिव है या ये ब्रीफ में है? नहीं नहीं, प्रॉपरली कर रखा है उन्होंने। जैसे लीज की डेफिनेशन के अंदर है कि एग्रीमेंट लीज कंटेन नहीं है, ये प्रॉपर चार्ट के साथ किसके पास है, प्री डिटरमाइंड है या नहीं है। फिर फर्दर आगे की आइडेंटिफाइड एसेट है तो वहाँ पे एक्सप्लिसिटली इम्प्लिसिटली है या नहीं है। पूरा मतलब वो प्रॉपर, वो तो हम्म। प्रॉपर कर रखा है ये चीज उन्होंने। अब ये राइट टू डायरेक्ट द यूज किसके पास है यहाँ पे, ये कस्टमर होल्ड द राइट करता है नहीं करता। फिर डायरेक्ट द यूज देखना है कि फिर ऑपरेशन यहाँ पे डिजाइन पूरा मतलब प्रॉपर कर रखा है। और नीचे ये देखोगे ना, यहाँ पे ये ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये कर रखा है कि एग्जांपल्स ऑफ रेलेवेंट डिसीजंस इन मेकिंग ग्रांट द राइट टू चेंज हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस। जैसे अगर लीज ऑफ ट्रक एयरक्राफ्ट यार ये हुई है तो उस केस में विच गुड्स ट्रांसपोर्ट होंगे उसके अंदर, वो किसके पास है, व्हेन गुड्स आर टू बी ट्रांसपोर्टेड एंड वेयर, हाउ ऑफन द एसेट इज यूज, कितनी उसमें यूज होगी वहां पे, कितनी फ्रीक्वेंसी में, कौन सा रूट के थ्रू जाएगी, वो किसके पास है वहां पे। तो ये सारी इवेल्युएशंस होंगी। और जैसे पावर प्लांट हो गया, क्योंकि एक एक क्वेश्चन अब ये केस स्टडी भी करेंगे बाद में पावर प्लांट में, कि हाउ मच पावर विल बी डिलीवर्ड एंड व्हेन, कब किसके पास कितनी डिलीवर होगी और कब होगी। एंड व्हेन टू टर्न द पावर प्लांट, टर्न ऑन और ऑफ किसके पास है, लेसर सप्लायर के पास है या कस्टमर के पास है, कब बंद करना है। क्योंकि सप्लायर के पास आ जाएगा वहां पे तो लीज नहीं बनेगी वहां पे, क्योंकि डिजाइन भी मोस्ट प्रोबेबली वहां पे पावर प्लांट है तो सप्लायर नहीं किया होगा, लीज पे लिया है तो मोस्ट प्रोबेबली उस केस में। तो वहां पे इवेल्युएशन और डिसीजन चेंज हो जाएंगे वहां पे। तो ये हमें फैक्टर रखना है। फाइबर ऑप्टिक केबल मतलब ये वाले नहीं आते, पावर प्लांट और लीज ऑफ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा होता है। एक ये हो सकता है कि रिटेल यूनिट का केस आ गया वहाँ पे, प्रैक्टिकली हम करते जो रिटेल्स पे लेते हैं, विच गुड्स, कौन से गुड्स सेल करने हैं वहाँ पे, वो किसके पास है। प्राइसिस क्या होगा, कौन डिसाइड कर रहे हैं वहाँ पे। और वेयर एंड हाउ गुड्स आर डिस्प्लेड, कौन से गुड्स कहाँ पे डिस्प्ले करने हैं, फ्रंट पे कौन सा रखना है, वो किसके पास है। लेसर जैसे मान लो कोका कोला है, उसने अपनी वहाँ पे वो दे दिया उसको, स्पेस दे दिया है। मान लो वैसे डील नहीं करता वो, लेकिन अगर मान लो एग्जांपल के केस में अगर कोका कोला ने अपना वो एक स्पेस दे दिया, स्टोर दे दिया है, उसने कोका कोला ने परचेज किया पहले, जो होटल जिसने भी मतलब जो अपार्ट के बनते हैं, मॉल्स बनते हैं, उसमें परचेज कर लिया। तो परचेज केस में उसके आगे लीज पे दे दिया कोका कोला ने किसको, ये जो भी कोई कस्टमर आ गया वहां पे। अब उसने ये बोल दिया कि कोका कोला के आगे सारे कोका कोला का होना चाहिए वहां पे सारा। तो वहां पे लीज होगी या नहीं होगी, बताना। तो वहां पे तो लीज नहीं होगी ना, क्योंकि कोक हम्म। डायरेक्ट कर रहा है कि मेरे प्रोडक्ट्स कहाँ रखो कहाँ नहीं रखो। यस, तो उसमें वो ये आ गया कि हमें डिसीजन वहाँ पे इवेल्युएशंस बहुत करनी पड़ती हैं। ये तो चलो इजी केस है यहाँ पे कि कितने गुड रखने हैं। मान लो वहाँ पे यही हो जाता है वापस कि 30% मेरे होंगे, 70% तुम्हारी मर्जी, या फिर फिर वही चेक करना पड़ेगा सब्सटेंशियल कितना है। तो सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल अगर डिसीजन मेकिंग राइट में सब्सटेंशियल है कहीं? नहीं नहीं, मतलब ये फिर 30% गुड्स की का राइट तो उसी के पास है, कोका कोला के पास। और हम्म। 70% का राइट हमारे पास है मान लो। इसमें बताता हूँ, अगर इसके अंदर अगर किसी को और भी ज्यादा डीप जाना हो ना, वैसे ठीक है। इसके अंदर था B26। बहुत डीप लेवल डिस्कशन हो गया ये। सही में। लेकिन अगर हाँ वही ना मतलब। ऐसे न्यू कोर्स में कर सकता है यहाँ पे ये चीजें, इवेल्युएशंस की स्टडी अगर कोई आती है ना तो वो थ्योरी पे ही आती है, इतना प्रैक्टिकल वो नहीं कर सकते वहाँ पे। हाँ बिल्कुल। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ, जैसे वो आगे जाना तो एग्जांपल ऑफ डिसीजन मेकिंग राइट्स क्या हो गए, राइट टू चेंज आउटपुट, यहाँ पे डिसीजन प्रॉपर उन्होंने आगे एक्सप्लेन कर रखा है। वैसे बेयर टैक्स पढ़ा है तुम सबने? मैंने रीड कर रखा है 116 का। पूरा मतलब हम्म, सारे उनका, इंडियस का? सारे इंडेक्स का नहीं, 10 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जो सबसे बड़ा था वो खत्म कर दिया अभी। हेजिंग वाला पोर्शन रह गया मेरा। बाकी इंडेक्स का भी ऑलमोस्ट ओके। मतलब साथ साथ हो रहे हैं, मतलब कर दिए थे मैंने, 50% लगा लो, 50-60% मेरे डन है। मुझे तो लगता है विनय सिर्फ एफआर ही करता रहता है।
वही ये वही सारा बाकी। दिन ही पढ़ता रहता है, काम तो करता नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल। ऑडिट का बेनिफिट इसके उठा देना पार्टनर और कहते हैं बढ़िया। पढ़ ले बेटा, ये ऑडिट लाइब्रेरी के ऑडिट करने जाता है और वहां पे बुक्स लेके चला जाता है इसको। बिल्कुल, बेनिफिट आप ले अभी उसका। ट्रांसफर ले लेते हैं। आविशी, तुम कहाँ से कर रही हो आर्टिकलशिप? एसएस कोठारी। छुट्टियां कब से मिल रही हैं? अप्रैल से मिलेंगी। और वो कर ली ट्रेनिंग्स? नहीं नहीं, ट्रेनिंग अभी मैं फेब में स्टार्ट करने वाली हूँ। फैब में ट्रेनिंग दे देंगे, फिर अप्रैल से छुट्टियां। हम्म। सही है भाई, केपीएमजी वालों को सिखाओ कुछ। उन्हें कौन सिखाए? हैं? उन्हें कौन सिखाए केपीएमजी को? बहुत सीखे वही सिखाए ना, रो होंगे। रहे हैं छुट्टियां देने में। हम्म। चलो, आगे अपना आप कंटिन्यू करते हैं। जैसे अब हाउ एंड वर्क पर पर्पस था हमारा वहां पे, तो उसके अंदर क्या देखना है कि स्कोप के अंदर जो भी है हमारा राइट टू यूज, उसका हमें चेक करना है, जो हमने पहले भी देख लिया था। हाउ एंड वर्क पर्पस, अगेन थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज, अगर वापस वही आ जाए कि फर्स्ट 4 ईयर्स हमारा इसके पास है वहां पे, और 6 ईयर्स के बाद तुम कुछ भी रख सकते हो रिटेल यूनिट वाले एग्जाम्पल के केस में, तो वहां पे हमें वो भी वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज देखना है वहां पे कि सप्लायर के पास है, कस्टमर के पास है। असेसमेंट वहां पे डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्ड होगी, रेलेवेंट है कि नहीं है। अब राइट टू चेंज है कि हाउ एंड वर्क पर्पस, कि क्या होगा वहां पे, ये थोड़ा ज्यादा डीप हो जाएगा, इसको छोड़ो, ये इतना नहीं आएगा वैसे। कि वहां पे था राइट टू ऑपरेट कौन कर रहा है, मेंटेन कौन कर रहा है, वो किसके पास है, वो इतना डीप में नहीं जाता। चलो नेक्स्ट आते हैं, सेपरेशन ऑफ लीज एंड नॉन लीज कंपोनेंट। तुम पहले बता दो तुम्हें कैसे करवाया, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग आगे एक्सप्लेन कर लूंगा इसको भी जल्दी। अवश्य तुम ही कर दो चलो, लीज एंड नॉन लीज। एक्सप्लेन करूँ? हाँ। तुम मुझसे ही करवा लो सब। अरे मैं भी तो कर रहा देखो, जो, हूँ। हाँ नहीं नहीं, गुड गुड। तुम तो यस। टीचर बनोगे, मुझे पक्का यकीन है। कोशिश ट्राई करेंगे, चलो करेंगे ट्राई आगे। देखो, लीज क्या कहते हैं, लीज और नॉन लीज कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए हमें कुछ कंडीशंस ना पहले देखनी पड़ेंगी। पहले तो ये कि अगर जो लेसी के पास जो नया एसेट आ रहा है, जो मतलब कोई एसेट है उसके पास, अगर वो उससे अकेले यूज कर सकता है, या जो उसके पास लेसी के पास ऑलरेडी अपने रिसोर्सेज हैं उसके साथ, मतलब जैसे लेसी कैन बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ द एसेट आइदर ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद द रिसोर्सेज अवेलेबल विद हिम। तो एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो अंडरलाइंग एसेट है इट शुड नॉट बी हाईली इंटरडिपेंडेंट और हाईली इंटररिलेटेड विद अदर एसेट्स इन द लीज एग्रीमेंट, जो अंडरलाइंग एसेट है। यस। ओके। ठीक है, अगर अगर ये दोनों कंडीशन मीट हो गई कि मान लो वो हमारा, उसका बेनिफिट भी अकेले से नहीं हो सकता, उसको कोई और साथ में चाहिए, और वो दूसरे एसेट के ऊपर हाईली इंडिपेंडेंट है या इंटर रिलेटेड है, तो फिर वो सिंगल लीज ही काउंट होगी। ओके। मतलब अगर इन दोनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन अगर पूरी नहीं होती है तो वो सिंगल लीज काउंट होगी। और अगर दोनों कंडीशंस मीट हो जाती है तो यानी कि वो सेपरेट ही कंपोनेंट हो गया लीज का, सेपरेट सेपरेट लीज हो गया। तो ये चीज है। अब जैसे अगर हम उसमें देखें कि सेपरेट लीज है या नहीं है, कि मतलब ऐसे नॉर्मली कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे नॉन लीज कंपोनेंट्स होते हैं। तो जैसे कभी कभार लीज में कोई हो जाता है कि भाई हम एडमिन चार्जेस भी करेंगे, कि एडमिनिस्ट्रेशन का हो, हाउस टैक्स वगैरह का। तो अब जैसे अगर हाउस टैक्स है, इंश्योरेंस चार्ज है, एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इससे कोई सर्विस नहीं ऑब्टेन हो रही या ना कोई गुड्स ऑब्टेन हो रहे हैं, तो इसलिए वो एक अलग ही लीज कंपोनेंट, मतलब वो नॉन लीज कंपोनेंट हो गया। ओके। सॉरी, मैं गलत बोल रही हूँ यार, गलत बोल रही हूँ। कि मतलब वो एक तरीके से क्या हो गया कि मतलब वो ऑल दो लीज का पार्ट नहीं है, लेकिन वो हम उसको अलग से नहीं कह सकते कि भाई ये अलग ही है कुछ, ये उसको हमें लीज के साथ देखना पड़ेगा। जैसे कोई एसेट है, उसका लेसर ने कहा कि मैं, ये आपका एसेट है और इसके साथ मैं वो भी दूंगा आपको, एडमिनिस्ट्रेशन के चार्ज, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन करूंगा इसका पूरा, रिपेयर मेंटेनेंस। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन और रिपेयर मेंटेनेंस को अलग नहीं काउंट कर सकते, हमें उसको एसेट के साथ ही लेके चलना पड़ेगा। ओके। या ऐसे कोई कंपोनेंट्स हैं जो एसेट के अंदर ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। जैसे मान लो कोई एसेट की एक्सेसरी है, जैसे मान लो गाड़ी है, तो गाड़ी के टायर, गाड़ी बिना टायरों की चल ही नहीं सकती, तो इसलिए, है ना। ओके। अब और अगर कोई सेपरेट लीज कंपोनेंट्स अगर करने हैं, तो जैसे उसके एग्जांपल्स हो गए कि मान लो
एक सिंपल सा एग्जांपल कि दो या दो से मतलब कि दो अलग अलग एसेट है, मान लो एक कार है और एक बाइक है, तो दोनों इंटर रिलेटेड भी नहीं है, ना वो दोनों का बेनिफिट एक साथ भी नहीं हो सकता, तो वो हमारे अलग अलग कंपोनेंट्स हो गए। यस। ये चीज है ना। ओके। और जैसे मान लो एक एग्जांपल, एक मुझे याद आ रहा है, एक हम्म। कोई रॉ मटेरियल, जैसे जैसे मान लो कोई ऐसा रॉ मटेरियल है जिसको परचेज करना पड़ेगा सप्लायर से, ताकि वो, हम्म। क्योंकि वही रॉ मटेरियल एसेट के अंदर यूज होगा। जैसे मान लो कोई चीज है, मान लो उसमें कोई कॉपर लगना है, तो वो कॉपर एक ही, वही पर्टिकुलर कॉपर जो सप्लायर दे रहा है वही यूज हो सकता है उसकी मशीनरी में। तो हम उसको हम्म। ये नहीं कह सकते कि मतलब कि ये हमारा उसका पार्ट हो गया, ये अलग ही माना जाएगा। ओके। हम्म। सही कहा ये तो। एक चीज, हाँ तुमने अभी एक एग्जांपल बोला था ना अभी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का। हाँ हाँ। मान लो वो हाई, तूने ये एज्यूम कर रखे उसके अंदर कि वो डिपेंडेंट है, मतलब है उस पे। हाँ, ये अज्यूम कर रखा है। हाँ मान लो अगर वो उसकी रिपेयर मेंटेनेंस कोई जरूरी ही नहीं है, मतलब कोई भी कर सकता है वो पर्सन, फिर? कोई भी कर सकता है तो भी वो सेपरेट लीज तो हुई नहीं ना, वो तो अलग ही कॉस्ट हो गई, लीज का तो पार्ट नहीं बनेगा ना वो। नहीं, जैसे मान लो मैं तुम्हें जो मेन, जैसे तुम लेसर हो, मैं लेसी हूँ। लेसी तुम्हें, मैं तुम्हें हम्म, 10 लाख रुपीज दे रहा हूँ, वहां पे मेंटेनेंस के भी, एसेट लेने के, राइट लेने के भी, ठीक है। और जो ठीक है वो ठीक है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस है ना, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। लेकिन मैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस है ना बाहर किसी और से भी करवा सकता हूँ। अच्छा। अब उस ओके। केस में वहां पे कैसे करोगे तुम अब? अगर या तुम्हें कुछ और पूछना, पूछ सकती हो आगे फर्दर इवेल्युएशन के लिए। मतलब तुम कह रहे हो कि मैं लेसर हूँ, ठीक है, तुम लेसी हो, राइट। और मैंने तुम्हें कोई एसेट दिया, तो उसके हम्म। तुमने मुझे पैसे दिए 10 लाख रुपए, और कहा कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह भी तुम देख लेना, वरना मैं कहीं और से भी करा सकता हूँ, है ना। नहीं, ऐसा है, जैसे मैंने तुमसे राइट पे हाँ, एक मशीनरी ले ली, राइट लीज पे, तो उसके अंदर क्या है, एक राइट ऑब्टेन करने के और रिपेयर और मेंटेनेंस के, वो एक एग्रीमेंट बना लिया मैंने कि रिपेयर और मेंटेनेंस भी तुम करोगी, और मैंने 10 साल का राइट ले लिया, और मैं तुम्हें 10 लाख पर मंथ, पर एनम दूंगा तुम्हें, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इंक्लूडेड, उसके अलग उसके चार्जेस नहीं दूंगा। और मैं ये बोल रहा हूँ, जो रिपेयर और मेंटेनेंस है, वहां पे कोई भी पर्सन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि लेसर तुम ही कर सकती हो उसको वो काम। अब बताओ। तो लो, am I audible? Yes, you are. अब सिर्फ म्यूट पे हो अगर तुम हेलो। बोल। हाँ हाँ। हाँ हाँ, मैं, आवाज आ रही है मेरी। अब आ रही है, अब आ रही है। मैं कह रही थी कि मतलब अगर उसके, तो इसका मतलब तो वो इंटरडिपेंडेंट नहीं है ना, वो जो एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज रिपेयर मेंटेनेंस है, वो डिपेंडेंट नहीं है, अगर उसको कोई भी कर सकता है हम्म। तो इसका मतलब वो हमारे फिर सेपरेट लीज हो गया, सेपरेट कंपोनेंट हो गया, नॉन लीज ठीक। कंपोनेंट हो गया। हम्म। तो उसको सेपरेट कैसे करोगी? ऑब्जर्वेबल स्टैंडअलोन प्राइसेस अगर अवेलेबल होंगे तो उसके रेशियो में बांट देंगे। दोनों लेसी और लेसर दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ना? हाँ, और स्टैंड अलोन प्राइस अगर नहीं है फिर? स्टैंडअलोन प्राइसेस अगर अवेलेबल नहीं है तो देखो, अगर स्टैंडअलोन प्राइसेस अवेलेबल नहीं है तो हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी तो लगा सकते हैं यहाँ पे, व्हाट इज प्रैक्टिकल एक्सपेरिएंट हियर इन दिस गिवन केस? कि हम इसको यहाँ पर, इसको सेपरेट लीज ना मानते हुए एक सिंगल लीज कंपोनेंट में क्लासिफाई कर सकते हैं, कि इसको अलग अलग ना करके सिंगल बना दें। ओके। ये तुम कब कर सकती हो? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कब अप्लाई होता है?
जब ऊपर की कंडीशंस मीट नहीं, मतलब ये वाली कंडीशंस मीट नहीं होंगी। तो वैसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तब होता है जब तुम सारी जो वैसे स्टैंड अलोन प्राइस था और आगे भी जैसे इवैल्यूएशन होती है अभी हम करेंगे लेसी हम्म। पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्टैंड अलोन है या अगर वो नहीं निकाल पा रही, ऑब्जर्वेबल नहीं है वहां पे, और तुम एस्टिमेट भी नहीं कर पा रही कि कितना होगा, जितनी हम्म। ऑब्जर्वेबल इन्फॉर्मेशन मार्केट से ऑब्टेन हो सकती है उसके अकॉर्डिंग भी अगर तुम नहीं कर पा रही, उस केस में वहां लगा सकते हैं और वो अकाउंटिंग पॉलिसी बनानी पड़ेगी एंटिटी को। अच्छा अच्छा। हाँ, और वो अकाउंटिंग पॉलिसी बनाएंगे तो उस पर इंडेक्स 8 भी वहां पे लगेगा, और अगर वो चेंज कर रहे हैं बाद में या पहले कर रहे हैं वो भी डिटरमाइन करना हम्म। पड़ेगा और अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी अपनी। ओके। हाँ चलो, अब हम करते हैं इस पे स्टार्ट। सेपरेशन अब कैसे करते हैं, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वेदर एन अरेंजमेंट और लीज कंटेन सेपरेट और नॉन लीज कंपोनेंट और नॉट। उसके अगर है वहां पे दोनों तो हम उसके बाद एलोकेशन करेंगे, और एलोकेशन और रीएलोकेट कर सकते हैं अगर मॉडिफिकेशन या रीअसेसमेंट रिक्वायर्ड है बाद में फ्यूचर में भी, कि अगर बाद में कोई एग्रीमेंट एक्वायर हुआ है या रीअसेसमेंट रिक्वायर्ड चेंजेस हुए तो वो दोनों हो सकती है वहां पे। नाउ हम्म। आइडेंटिफाई, सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि वेदर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है कि नहीं है, कि टू और मोर कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर हुए एट अ सेम टाइम विद सेम काउंटर पार्टी। जैसे हमारा सेम एक गिवन केस काउंटर। था, गिवन केस था, मान लो मैंने एक एग्रीमेंट अलग बना लिया तुम्हारे साथ रिपेयर मेंटेनेंस का, तो उसको सेपरेट मानोगी या अलग सिंगल मानोगी? अगर हम्म। मैंने एक ही एग्रीमेंट कर लिया तो फिर हमारा नहीं मतलब कॉम्बिनेशन हो टू, गया ना। कॉम- टू एग्रीमेंट, वन एग्रीमेंट इज ऑफ लीज पर्टिकुलर, ओनली लीज एसेट, ओके। सेकंड एग्रीमेंट इज ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ठीक है। तो दो लीज को अलग तो अलग काउंट करोगी या क्या करोगी? तो हमें इसको ये चेक करना पड़ेगा कि अगर ये साथ में निगोशिएट हो रहे हैं या इसकी कंसिडरेशन कैसे है। जैसे तुमने कहा था कि वो कंसिडरेशन टोटल में है। राइट, ओवरऑल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव है, ओवरऑल। कंसिडरेशन कितनी है, प्राइस और परफॉर्मेंस पूरा एग्रीगेट है या नहीं है, प्राइस कितना चार्ज होगा, राइट ऑफ हम्म। यूज एसेट है वो सिंगल लीज कंपोनेंट है या कितनी है वहां पे, अगर जैसे मल्टीपल लीज कंपोनेंट है, रिपेयर मेंटेनेंस। अब ये कॉन्ट्रैक्ट बना रखे हैं, जैसे मान लो कि तुमने लीज पे क्या क्या लिए, ट्रक, बिल्डिंग ली है, और एक और तुमने कोई एक और एसेट ले ली, थर्ड क्या ले लिया, मशीनरी, तीन ही एसेट लिए हैं, और ठीक है। रिपेयर मेंटेनेंस तीनों के लिए रखी है। अब अच्छा। तो जैसे, हाँ, मतलब कि समझ गए रिपेयर। एग्जाम्पल क्या अच्छा, है? मैं समझ। हाँ मतलब, तो इसका मतलब तो फिर जो हमारे एसेट्स है ना, मतलब ट्रक अलग काउंट होगा, बिल्डिंग अलग काउंट होगी, और कौन सा मशीनरी अलग काउंट होगी, आरओयू एसेट्स हैं। हम्म। और हमारा रिपेयर मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट अलग चलेगा। रिपेयर और मेंटेनेंस का अलग चलेगा। हाँ। जैसे रिपेयर और मेंटेनेंस 10 लाख में तुम्हें दूंगा, टेन अच्छा। लैक्स 10 लाख हाँ। से है ना वहाँ पे, 10 लैक्स। अब मैं कह रहा हूँ हाँ। अलग है, ये 10 लैक्स अलग है उन जो नॉर्मल लीज थी वहाँ पे, जैसे बिल्डिंग हाँ। की थी वहाँ पे मैं तुम्हें उसके 5 लैक्स दूंगा, या टोटल पूरी हम्म। एग्रीमेंट के मान लो मैं तुम्हें 50 लैक्स दूंगा पर एनम पूरे, जो मेन जो तीन ठीक है। मैंने एसेट बताई थी उसके 50 लैक्स हैं, और जो हम्म। रिपेयर और मेंटेनेंस की उसके 10 लैक्स है, और रिपेयर मेंटेनेंस में तीनों एसेट कवर्ड है। तीनों ही एसेट कवर्ड हैं। हाँ, तो इस केस में कैसे अकाउंटिंग करोगी दोनों की? हम्म। तो इसका मतलब तो अगर कार वगैरह, मतलब ट्रक, बिल्डिंग और वो अलग अलग एसेट्स हैं, इंटरडिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे पे, तो वो अलग यस। ही है ना। ओके। नहीं है इसके अंदर। और जो लेकिन अच्छा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस सबसे रिलेट करता है। हाँ, लेकिन उसका सेपरेट एग्रीमेंट एंटर्ड हुआ हुआ है। सेपरेट एग्रीमेंट एंटर हुआ हुआ है। तो हाँ, फिर वो सेपरेट ही है। सेपरेट ही है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करोगी? उस उसको तो नॉर्मली ले लेंगे ना, हमारे एक्सपेंसेस, मान लो एक्सपेंसेस पे हो रहे हैं, कुछ हो रहा है। अच्छा, लीजेस नॉर्मली पे कर लोगी? नहीं नहीं, लीज तो लीज के अकॉर्डिंग ही होगी, 116 के अकॉर्डिंग। हाँ। जो उसका एग्रीमेंट है रिपेयर मेंटेनेंस का, हाँ, उसको तो हम नॉर्मली फिर कर सकते हैं ना, बेसिक जो हमारे एक्सपेंसेस पे और क्या बोलना चाहते हो, मतलब एक बार वापस एक्सप्लेन करो इसको, क्या बोलना चाहते हो तुम इस? देखो, तुमने कहा कि जो हमारा ट्रक, बिल्डिंग और वो मशीनरी का कॉन्ट्रैक्ट है वो अलग है, और जो हाँ। हमारे रिपेयर मेंटेनेंस है उसका एग्रीमेंट अलग साइन हुआ हुआ है। यस।
है, तो जो हमारा रिपेयर मेंटेनेंस का है वो लीज थोड़ी हुई। अच्छा, जो रिपेयर नॉन लीज वाली है वो लीज नहीं मानी जाएगी। हम्म, राइट। अच्छा, ये तुम कौन सी एजम्पशन में बोल रहे हो कि वो जो रिपेयर और मेंटेनेंस है वहां पे कोई भी कर सकता है? हाँ। अगर मान लो रिपेयर और मेंटेनेंस अब खाली तुम ही कर सकती हो वहां पे और कोई नहीं कर सकता, मतलब वो बहुत कॉम्प्लेक्स है वहां पे उसकी रिपेयर मेंटेनेंस भी, फिर? तो फिर तो वो उसके साथ काउंट होगी, जो हमारा बिल्ड लीज का कॉन्ट्रैक्ट है। तो उसमें अकाउंटिंग कैसे करोगी? नहीं यार, अब मैं कंफ्यूज हो गई। स्नेहा, तुम हो ना अंदर, सुन रही हो ना? मैं तो कब से ही कंफ्यूज हो रखी हूँ। तो बताना वहां पे कंफ्यूज हो रही है तो क्लियर कर, कहाँ पे हो रही है कंफ्यूज, पूछ। आज थोड़ा ये चार्ज होने में टाइम लगेगा, मेरा माइंड, तुम करो कंटिन्यू, मैं सुन रही हूँ सब। अच्छा, अब मैं बताता हूँ। जो मेरा केस है ना सेकंड वाला, फर्स्ट के केस में तो अलग अलग हो जाएगा जैसे तुम कह रही थी, सही है। रिपेयर और मेंटेनेंस की उसकी हाँ। अकाउंटिंग एक्सपेंस की कर देंगे का उसकी। बट हम्म। अगर मान लो उसकी अगर खाली तुम ही कर सकती हो वहां पे, तो मतलब टू, जब यहाँ पे ये लग जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एट ऑन ईयर सेम टाइम विद सेम काउंटर पार्टी और नेगोशिएटेड एज अ पैकेज। ओके। नेगोशिएटेड एज अ पैकेज। पैकेज तब हो जाता है वहां पे कि अगर कंसिडरेशन उस केस में चाहे एग्रीमेंट दो हो, कंसिडरेशन एक ही लगेगी 50 lakhs, एक ही उसी के जाएगी। अंदर हो जाएगी। हम्म। एक वो हो सकता है। हम्म। अब कंसिडरेशन होगी, प्राइस उस पर डिपेंड कर रहा है वहां पे, परफॉर्मेंस उसकी, परफॉर्मेंस, क्योंकि रिपेयर ओके। मेंटेनेंस कराऊंगा तो मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होगी वहां पे उसकी। और क्योंकि ये हम्म। अगर गिवन केस में सिंगल लीज वाला थर्ड पार्ट नहीं लगेगा। अब परफॉर्मेंस के बेसिस पे क्या होगा, अब मैं इसकी थोड़ी सी अकाउंटिंग भी आगे बता देता हूँ साथ के साथ। जैसे अब 10 lakhs है हम्म। वहां पे, 10 lakhs अब हम्म। क्या करेंगे, 50 lakhs के अंदर क्लब कर देंगे वहां पे। अच्छा। 60 lakhs, अब 60 lakhs को हमें हम्म। डिवाइड करना पड़ेगा तीन एसेट की उसकी रेशो में। अब asset के वहां ऑब्जर्वेबल। पे हम निकालेंगे स्टैंड अलोन ऑब्जर्वेबल प्राइस, अगर हम सेपरेट उसी की लीज लेते तो हमें कितना अमाउंट पे करनी पड़ती। कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा? हाँ, ओके। फिर हम तीनों की अमाउंट निकालते स्टैंड अलोन, तीनों को एलोकेट कर देते हैं वहां पे। हम्म। ठीक है। अच्छा, समझ गई? बेसिकली Clear? बेसिकली हम जो यस। हमारा वो रिपेयर मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट था उसको और लीज के साथ कंबाइन कर देंगे, राइट। उसे कॉम्बिनेशन बना देंगे। Okay. यस। डाउट, एनी डाउट है? कुछ और डाउट? नहीं है, डाउट नहीं है। नहीं है, चलो मेरा है फिर। हम्म। मान लो ये चीज जो लीज थी, मान लो दो डिवीजन अलग अलग एंटर हुई है उस केस में। दो डिविजन्स को अलग अलग रिपेयर मेंटेनेंस, मान लो कोई एसेट थी, एक हाँ। एंड अलग अलग लिए, मान लो दो एग्रीमेंट एंटर हुए, मान लो एक डिवीजन परचेज डिपार्टमेंट को रिक्वायर्ड था, तो एग्रीमेंट्स अलग अलग एंटर हुए वहां पे उस केस में। और कंसिडरेशन कैसे जा रही है? कंबाइंड। हाँ, कंबाइन जा रही है, लेकिन डिविजन्स दो हैं वहां अगर पे। लेकिन नेगोशिएट तो एक साथ ही हुए। अरे मैं सिंपल बताता हूँ, कंफ्यूज इसमें होगा, एंटिटी तो एक ही है ना, काउंटिंग तो एक एंटिटी के कर रहे हो ना, हाँ, डिविजन अकाउंटिंग। के नहीं कर रहे हैं वहां पे। बिल्कुल। सिंपल है, तो डिवीजन चाहे कॉन्ट्रैक्ट कितने डिवीजन के साथ हुआ उसको हम सेम ही मानेंगे वहां पे, सेम ही कॉम्बिनेशन मानेंगे। करके कर लेंगे। हम्म। हाँ। अब आ गया सेपरेटिंग लीज कंपोनेंट का, जैसे तुम कह रही थी वहां पे कि जो आरओई एसेट का बेनिफिट है आइदर ऑन इट्स ओन आ रहा है या टुगेदर विद अदर रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज आ रहा है, या फिर जो हम्म। एंड यहाँ पे एंड है यहाँ पे। एंड एंड जो आएगा। आरओई हाँ। एसेट है आइदर हाईली इंडिपेंडेंट है, नोर नाइदर नाइदर हाईली इंटर रिलेटेड। इंटर रिलेटेड है वहां पे। अगर हम्म। दोनों कंडीशंस मीट हो रही है वहां पे, तो सेपरेट लीज कंपोनेंट्स है वहां पे, कंपोनेंट है, हाँ। क्योंकि उसका बेनिफिट हमें अलग से मिल रहा है। हम्म। ओन और ओन है ना यहाँ वो पे, डिपेंडेंट है दूसरी एसेट पे। और ना डिपेंडेंट है वहां पे या इंटर रिलेटेड है उसके साथ, तो वो हम्म। सेपरेट लीज कंपोनेंट बन जाएगा। जैसे हमारा वो क्वेश्चन था वहां पे, बिल्डिंग, ट्रक और एक अदर लीज जो हमें मशीनरी और थी, तीनों मशीनरी अलग थी। अलग है, तीनों सेपरेट कंपोनेंट हो जाएंगे। और लेकिन क्या हो जाएगा, लेकिन रिपेयर और मेंटेनेंस का चाहे एग्रीमेंट अलग हुआ था, कंबाइन एग्रीमेंट की वो पहले लगाएंगे, कंबाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे वहां पे। अब हम चेक करेंगे जो उस सर्विसेज है वो हाईली डिपेंडेंट है या नहीं है उसके हम्म। ऊपर, कि उसका बेनिफिट हाई। हमें कैसे मिल रहा है, अलग से मिल सकता है। जैसे हमारा पहला केस क्या था कि कोई भी कर सकता है वहां पे, तो अलग से मिल सकता है तो हम उसको सेपरेट मानेंगे वहां पे, उसको भी हम सेपरेटली सेपरेट काउंट मान। करेंगे। और अदरवाइज कैसे करेंगे उस केस में, सेपरेट नॉन लीज उसको कंपोनेंट कंबाइन कर क्लब कंबाइन करते हैं। करके। राइट। अब हम आगे नॉन लीज कंपोनेंट का।
अब इसमें क्या होता है, एक्टिविटीज या कोस्ट है जो लेसी पे करेगा, जिससे उसको कोई क्या हम्म। मिलेंगे, डू नॉट अफेक्ट ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू लेसी। मीन्स कोई हाँ उसे गुड्स या वो नहीं मिल रहे वहां पे, मिल रहे हैं या नहीं हाँ, मिल रहे कोई कुछ उसको सर्विस एडिशनली वहां पे। ऑब्टेन नहीं हो रहे। हाँ, तो मीन्स अगर मिल रहे हैं उसको तो नॉट अ सेपरेट कंपोनेंट बट पार्ट ऑफ टोटल कंसिडरेशन। मतलब हम क्या करेंगे वहां पे, जैसे पार्ट ऑफ टोटल कंसिडरेशन बन जाएगा जो हमारा सेकंड केस था, क्योंकि उसे सर्विसेज मिल रही है और वहां पे वही ले सकता है। तो टोटल वही ले कंसिडरेशन मीन्स सकते। 50 लाख प्लस 10 लाख कंबाइन करके पार्ट ऑफ टोटल कंसिडरेशन बन जाएगा वहां पे, 60 लैक्स 60 lakhs, ठीक। ये और हो फिर हम जाएगा इसको वो कर सकते हैं, स्टैंड एलोकेट अलोन में। कर सकते हैं। हाँ, स्टैंड अलोन में आगे। बट हम्म। अगर मान लो कुछ ऐसा हो कि वो वहां पे हमें कोई गुड्स और सर्विसेज कुछ नहीं मिल रहा, बस हमें अमाउंट पे करनी है उसे, एडमिन चार्जेस, एडमिन चार्जेस हमें तो गुड्स और फिर सर्विसेज कुछ नहीं मिल रहे, कुछ नहीं मिल रहे। तो वो नॉन लिस्ट कंपनी है, उसकी अकाउंटिंग एज एन एक्सपेंस हम करते रहेंगे। एज एन एक्सपेंस होती थी, बिल्कुल। यस। अब आ गया इसके अंदर प्रोटेक्टिव राइट्स अगर है वहां पे। हम्म। कि कितना यूज करना है वहां पे, सेम ही है वहां पे प्रोटेक्टिव राइट्स, वहां पे प्रिवेंट चेक कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, राइट टू डायरेक्ट उसी वो सब है वहां पे, उसमें कोई इशू नहीं हम्म। है। अब जो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है यहाँ पे कि लेसी ऑब्टेन कर सकते हैं वहां पे, कि अगर वो नहीं कर पा रहा, मल्टीपल सेपरेट अगर नहीं कर पा रहा, उसे बहुत दिक्कत आ रही है यहाँ पे, तो वहां पे भी ऑब्टेन कर सकते हैं, वो पी यहाँ पे ऑब्टेन कर सकता है कि उसको सेपरेटली अकाउंट ना करे, हम्म। एज अ सिंगल अकाउंट कर ले, एज अ कंपनी। सिंगल लीज सिंगल। कंपोनेंट। बट हमें ये ध्यान रखना है कि नोट टू अप्लाई दिस प्रैक्टिकल एक्सपेरिएंट इन द केस ऑफ एम्बेडेड डेरिवेटिव्स 109 में। हेजिंग के केस में अगर वहां पे है तो एम्बेडेड डेरिवेटिव इन्वॉल्व होते हैं वहां पे, हमने हेज कर लिया कोई पोजीशन अपनी वहां पे, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इसके अकाउंटिंग 109 में। मैं ट्राई करूंगा डील कर लूँ इस इशू को, क्योंकि उसकी अकाउंटिंग फिर यहाँ पे का क्या ओके। बेनिफिट नहीं है उसकी 109, क्योंकि एम्बेडेड डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाएगा इसके अंदर। हम्म। जैसे ये हो सकता है ना, वहां पे मैंने लीज पे कोई एक एसेट या कुछ एक पर्टिकुलर ले ली वहां पे, उसके साथ मैंने हम्म। प्राइस फ्लक्चुएशन करने के लिए फॉरेन से एसेट मैंने कुछ परचेज करनी थी लीज पे, लेकिन मैंने उसको फ्लक्चुएशन हम्म। रोकने के लिए वहां पे एक एम्बेडेड डेरिवेटिव मींस एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया है वहां पे, उसके साथ हम्म। की साइड एग्रीमेंट एंटर होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पर्टिकुलर उसके साथ नहीं होता, किसी और के साथ होता है, ताकि उसका जो मैं गेन और हाँ, लॉस है मैं उसको फ्लक्चुएट कर पाऊँ उसको, सेट ताकि ऑफ कर, प्रॉफिट एंड हाँ। लॉस मेरा ज्यादा वॉलेटाइल ना हो। हम्म। अब हम चलो ये हो गया एलोकेशन ऑफ कंसिडरेशन, अब हमने सेपरेट कर लिया वहां पे, तो हम कैसे करेंगे। कितना रह गया भाई? ये बस लास्ट ये वाला करेंगे, बाकी नेक्स्ट फिर आगे से करेंगे, कि अभी वैसे इंडेक्स तो ये बहुत बड़ा है, अभी तो पड़ा है। हाँ अभी तो वही तो, अब मॉडिफिकेशन ऊपर से बचा जा है। रहा है। बस एक बार, अभी तो बहुत कुछ बचा है अभी अंदर तो, लीज की लेसी, लीज लेसर अकाउंटिंग, मॉडिफिकेशन। वैसे ये वाला पेज कर लो सिर्फ। हाँ बस ठीक है। चलो मैं जल्दी से बताता हूँ, एलोकेशन ऑफ कंसिडरेशन। अब कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, लीज और नॉन लीज कंपोनेंट है वहां पे, तो एलोकेशन ऑफ कंसिडरेशन कंबाइन करके करेंगे वहां पे। और नोट हम्म। अ कंपोनेंट मंथ मतलब क्या होएगा वहां पे, एलोकेट कंसिडरेशन करेंगे वहां पे स्टैंड अलोन के केस में, वहां पे हम करेंगे जो एक स्टैंड नॉन, अलोन, हाँ। राइट, तो एलोकेट कर देंगे। और नोट अ लीज कंपोनेंट था वहां पे, तो पार्ट ऑफ टोटल कंसिडरेशन बन जाएगा वहां पे। ओके। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें एडमिन चार्जेस है वहां पे, एडमिन चार्जेस के भी प्राइस मान लो एडमिन बीच में है, और उसके हम खाली 50 लाख चार्ज कर रहे हैं पूरी लीज के, हम्म। तो हमें एडमिन को हम्म। एलोकेट अलग करना पड़ेगा वहां पे, तो टोटल अलग करना कंसिडरेशन का पड़े। पार्ट बन जाएगा, लेकिन हमें उसे अलग एलोकेट करना पड़ेगा, उसको बाहर हम्म। निकालना पड़ेगा, जैसे हम उस केस में, तो ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। क्योंकि हमें उससे गुड्स और सर्विसेज कुछ ऑब्टेन नहीं हो रही। तो हम किस में हम्म। करेंगे, ऑब्जर्वेबल स्टैंडअलोन प्राइस में। अब लेसर के केस में क्या करेंगे, लेसर क्या लगाएगा यहाँ पे, इंडेक्स 115 क्या लगाएगा, 116 हम्म। लगाएगा, नहीं नहीं, 115 लगाएगा। 115 लगाएगा, किस केस में। अगर उसे वो करना है स्टैंड अलोन प्राइस में एलोकेट करना है, तो उसको 116 लगाना पड़ेगा। स्टैंड अलोन में करना है, अगर नहीं करना मतलब। अगर से मेरा मतलब है, वो एलोकेशन करेगा तो 116 के अकॉर्डिंग ही करेगा ना। 116 के अकॉर्डिंग, चलो मैं तुम्हें 116 दिखाता हूँ एक बार। 17, ये लो लेसर का, for a contract that contains a lease component and one or more additional lease or non-lease component. A lessor shall हम्म। allocate consideration in contract applying para 73 of Index 115। वहां पे वो 115 के अकॉर्डिंग करेगा एलोकेशन वहां पे।
करेगा 116 के अंदर ही रहेगा, मतलब लेकिन जो हम्म, कैसे करनी है वो 115 के अकॉर्डिंग करेगा वहां पे। अच्छा, जैसे वो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में होती थी, जो वो हम क्या कहते हैं, मतलब कौन सा हाँ, काउंट होता था वो? मतलब मैं बताता हूँ उसका, कि वहां पे वो ये हम्म देखेगा कि आइदर एस्टिमेट कर सकता है नहीं कर सकता, ऑब्जर्वेबल प्राइस 115 के अकॉर्डिंग हम्म कैसे करता है। ऑब्जर्वेबल प्राइस है हम्म तो वो रेशियो यूज कर ले डायरेक्ट, उसके अंदर एलोकेट कर दे। अगर नहीं है हम्म तो वहां से एस्टिमेशन करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट मार्केट, वहां पे तीन अप्रोचेस थी 115 के अंदर, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कि एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस कॉस्ट मार्जिन लेके कर सकता है। रेजिडुअल अप्रोच हो सकती है कि टोटल ट्रांजेक्शन प्राइस ले लें और कितना सम माइनस करके, हम्म क्योंकि वहां पे मैं एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ क्योंकि नोट कंपोनेंट वाला भी है यहाँ पे, कि जो टोटल कंसिडरेशन का पार्ट हम्म बनेगा, लेकिन उसके उसकी अकाउंटिंग लीज लायबिलिटी के या लेसर की अकाउंटिंग के अंदर नहीं करनी। वो सेपरेटली हमें उसका रेवेन्यू अदर इनकम करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि एडमिन उसका मेन वो बिजनेस नहीं है ना। तो उसकी अदर इनकम में उसको क्लासीफाई करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, जितना ऑब्जर्वेबल प्राइस मिला हुआ है वहां पे, या एस्टिमेट करके जितना भी हम निकाल सकते हैं, तो टोटल में से उसका माइनस करके हम निकाल सकते हैं। रेजिडुअल अप्रोच ही होती है। बाकी में इसकी अकाउंटिंग, तो क्योंकि इसका क्वेश्चन कोई गिवन नहीं है यहाँ पे, तो इसका हम 115 हम्म के अकॉर्डिंग रेवेन्यू वहां पे बुक कर सकते वन हैं। 116 के अंदर इसका कोई क्वेश्चन यहाँ पे सेपरेटली गिवन नहीं है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। और लेसी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करते हैं, ईच कंपोनेंट बेसिस पे हम रिलेटिव स्टैंड अलोन प्राइस पे कर देते हैं, या एग्रीगेट कर सकते हैं उसका। एग्रीगेट नॉन लीज का कंपोनेंट, जैसे मैंने कहा था कि एग्रीगेट हो जाएगा वहां पे। अगर हम उसका वहां पे हम्म रिपेयर मेंटेनेंस का कुछ अलग नहीं निकाल सकते तो एग्रीगेट करके कर लेंगे वहां पे ईच कंपोनेंट बेसिस को। चलो, और स्टैंड अलोन वापिस अगर आ जाएगा तो आप, अगर स्टैंड अलोन हमारे पास है तो हम उसके रेशो में करेंगे, अदरवाइज एस्टिमेशन करनी पड़ेगी जितना हम ऑब्जर्वेबल हम्म, इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं वहां पे। कर सकते हैं जिस लेवल तक। हाँ, मैक्सिमम ऑब्जर्वेबल। और वेरिएबल पेमेंट्स का यहाँ पे, वेरिएबल पेमेंट्स को कैसे करोगी एलोकेट? चलो इसको थोड़ा ज्यादा नेक्स्ट में करेंगे आगे, मैं जो अकाउंटिंग करेंगे ना वेरिएबल पेमेंट्स की एलोकेशन जो होगी ना वहाँ पे हम्म करेंगे इसको डील। अब की ठीक है। कंसेप्ट सब स्टार्ट करते हैं जल्दी से, 4 मिनट ही बचे वैसे इस सेशन में। अब इंसेप्शन और हम्म कमेंसमेंट डेट होती है। इंसेप्शन डेट वो होती है अर्लियर ऑफ लीज एग्रीमेंट, एंड डेट ऑफ और कमेंसमेंट। कमिटमेंट। हाँ, जब पार्टी एंटर होती है वहाँ पे, टर्म्स एंड कंडीशंस उसके साथ। अब मैं इसका जल्दी से बता देता हूँ लीज इंसेप्शन का और चलो एक बार कंसेप्शन डेट भी बताता हूँ, कमेंसमेंट डेट। ये वो होती है जब लेसर है, अंडरलाइंग एसेट उसको अवेलेबल फॉर यूज हुई है, लेसर ने उसको दी। अवेलेबल फॉर यूज बाय लेसी। हाँ। हाँ। अब इस डेट पे क्या करना होता है, लेसर को क्या करेगा कि वो नेट इन्वेस्टमेंट एफएल। लीज रिकॉग्नाइज करेगा, अगर एफएल का केस है, फाइनेंस लीज का। और लेसी के लिए तो ऑलवेज फाइनेंस लीज है, तो वो क्या लीज लीज लायबिलिटी लाइबिलिटी और आरओयू आर एसेट। एसेट रिकॉग्नाइज करेगा। हम्म और एट कमेंसमेंट डेट कंपनी हैज टू डिटरमाइन नॉन कैंसिलेबल पीरियड, नो एनफोर्सेबल पीरियड और लीज टर्म। वो कमेंसमेंट डेट पे लीज टर्म। करेंगे। बट हम्म इंसेप्शन डेट का भी आएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंसेप्शन डेट की इंपॉर्टेंस लेसी पॉइंट ऑफ व्यू से है कि वेदर लीज है या नहीं, जो हमने स्टेप 1 पे की है वो ऑन हाँ, इंसेप्शन डेट होगी। डिटर्मिनेशन ऑफ। हम्म हाँ। और रिकॉग्निशन एग्जाम्पशंस है वो भी हम उस डेट पे चेक करेंगे। और लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू ओके। से कि जैसे हमने लेसी के लिए किया है कि लीज एफएल है है, या नहीं। ओएल है। हाँ, राइट। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर कोई छोटी छोटी चीजें कर लेते हैं, जैसे अगर लीज इन्वॉल्वमेंट अगर कुछ है वहां पे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, बिफोर। कमेंसमेंट डेट। कमेंसमेंट डेट मतलब वहां पे क्या है कि लीगल टाइटल उसने पहले ऑब्टेन कर लिया, बाद में हुआ है। चलो इस पे थोड़ी डिटेल थोड़ी सी और रिक्वायर्ड होगी। इकोनॉमिक लाइफ वाला करते हैं, उस पर थोड़ी डिटेल रिक्वायर्ड होगी अभी। सेल्स एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होगी, या उसको एज अ लीज करना है, सेल्स एंड ट्रांजेक्शन भी इसी, लीज बैक भी इसी उसमें इन्वॉल्व होती है वहां पे। ये लास्ट में दिया हुआ है ना टॉपिक, मैंने देखा था ये। हाँ, मैं तभी इसको वहीं पे डील कर अच्छा। लूंगा ये साथ साथ उसके, जब लीज एंड वो कर रहे होंगे ना वहाँ पे। इकोनॉमिक लाइफ क्या होती है? इकोनॉमिक लाइफ होती है कि जो किसी अंडरलाइंग एसेट। एसेट है। हम्म। बोलो बोलो, क्या बोल रही हो? उसकी क्या मैं कह रही हूँ, जो हमारा एसेट है उसकी यूजेबल लाइफ क्या है, उसकी इकोनॉमिक लाइफ क्या है? यूएल। अच्छा, राइट। कि हमें वो उसके देखेंगे कि कितना एक्सपेक्टेड यूजेबल है। जैसे मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे, हम्म परपेचुअल लीज के केस में, क्योंकि वहाँ पे कोई हमें हम्म गिवन नहीं होती लाइफ कब तक की होगी। तो उस केस में हम ले सकते हैं कि जैसे एयरक्राफ्ट की परपेचुअल लीज है कि आप ले लो बस हमें पेमेंट करते रहना। तो उस केस में हम कैसे रिकॉग्निशन करेंगे वहाँ पे, कि परपेचुअल लीज की ले लेंगे कि एसेट की कितनी इकोनॉमिक लाइफ है। और उसमें हम कंसीडर करेंगे इकोनॉमिक और लीगल फैक्टर्स भी। मान लो कि कोई एसेट 5 साल से ज्यादा हम कर नहीं सकते, जो उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ 10 साल है। तो हमें ये चीज फैक्टर चेक करने हैं वहाँ पे। और इधर उसकी इकोनॉमिक लाइफ क्या हो सकती है, प्रोडक्शन यूनिट्स के बेस पे हो सकती है वहाँ पे, कि यूएटी कितने यूनिट्स एक्सपेक्टेड, प्रोड्यूस करेगा। हाँ कितने यूज करेगा, राइट। और
लीज इंसेंटिव, बाकी चलो लीज रीअसेसमेंट। इंसेंटिव तो माइनस। बाकी में थोड़ा टाइम लगेगा, चलो बाकी नेक्स्ट सेशन में करेंगे। हम्म। होगा। चलो, कुछ क्वेरी हो तो सेंड कर देना साथ के साथ अगर हो तो। बाकी मैं ना एक ये ईएम वाला ना एक वो भेज दूंगा, और उसके अंदर ना दो तीन जैसे हमने कर लिया ना यहाँ पे, राइट टू डायरेक्ट द हाँ यूज, ये दो डेफिनेशन ऑफ लीज चेक करना, और एक ये दो क्वेश्चन कर लेना यहाँ पे डायरेक्ट द यूज पे, क्योंकि ना पांच चार पांच क्वेश्चन अच्छे गिवन है वहाँ पे और इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हमारे एफआर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ओके ओके। ये वाले तो सारे कर लेना जो 15 to 19 होंगे ना उसमें, और एक 23 है डेफिनेशन चेक करने का। फिर उसको नेक्स्ट में डिस्कस कर लेंगे, अगर कोई डाउट हो तो नोट कर लेना। ठीक। तो इस वीक फिर क्वेश्चन सॉल्व करें, क्या करें? यही सॉल्व कर लेते हैं, और अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो अभी हमने किया नहीं है। ठीक है। चलो, हम्म। ओके। अभी इसी इंडेक्स को कंटिन्यू करें इस वीक भी। यस, इसको खत्म कर देंगे, या एक साइड में अगर हाँ, कोई, क्या करना है बताओ। छोटा छोटा इंडेक्स ले लेते हैं कोई, 33 ले ले।